हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट टेस्ट नंबर 2 के रिजल्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हम लोग आज इनके सॉल्यूशन को भी करेंगे। तो आप रिजल्ट सुनिए किस प्रकार से, कौन बच्चों ने कितना अच्छा किया है, कितने नंबर लाए हैं। इसमें आकाश कुमार खरवार हैं, सगरा से 14 नंबर लेकर आए हैं। प्रीति कुमारी यादव शोबंधा से हैं, ये 25 नंबर लेकर आई हैं। सागर कुमार बक्सर से 13 नंबर, सीमा केसरी इजरी से 24 नंबर, काजल कुमारी उपाध्यायपुर से 11 नंबर, अभी कुमार नाट से 15 नंबर, राजा अंसारी नाट से 18 नंबर, नीतीश कुमार तियारा राजपुर से 20 नंबर, अजीत मौर्य आदर्श नगर बक्सर से 13 नंबर, अर्चना कुमारी चौबे के परसिया से 14 नंबर लाई हैं। अंकित कुमार 19 नंबर लेकर आए हैं। अभिषेक कुमार पासवान 15 नंबर लेकर आए हैं। मिनी कुमारी बलुआ से 14 नंबर लेकर आई हैं। आशुतोष कुमार गगौरा से 13 नंबर लेकर आए हैं। किशन कुमार दलसागर से 15 नंबर लेकर आए हैं। सुनीता कुमारी जगदीशपुर से 24 नंबर लाई हैं। सोनिया कुमारी सिविल लाइन बक्सर से 23 नंबर, अंकित कुमार डिहरी राजपुर से 21 नंबर, दीपा कुमारी जगदीशपुर से 17 नंबर, कृष्णा शर्मा कुल्हड़िया से 9 नंबर, राजीव रंजन सिंह 21 नंबर लाए हैं। कल्पना कुमारी उपाध्यायपुर से 20 नंबर, प्रिया कुमारी हरपुर से 22 नंबर, शिवम केसरी कुल्हड़िया से 18 नंबर, रामकृष्ण उपाध्याय कल्याणपुर से 14 नंबर, राहुल राय 23 नंबर लेकर आए हैं। दिव्या कुमारी मोहनिया से 22 नंबर, प्रीति कुमारी सरैया रोहतास से 25 नंबर लाई हैं। सिकंदर कुमार इटाढ़ी से 20 नंबर लाए हैं। खुशी कुमारी जमुआओं से 18 नंबर लाई हैं। खुशबू कुमारी केसर से 14 नंबर लाई हैं। अंजलि गुप्ता कोइरपुरवा से 13 नंबर लाई हैं। पूजा कुमारी केसर से 13 नंबर, परशुराम सिंह सलेमपुर बक्सर से 11 नंबर, हरेंद्र कुमार सलेमपुर से 17 नंबर, वंदना साक्या जगदीशपुर से 27 नंबर लाई हैं। तनु कुमारी हरपुर से 16 नंबर, राजीव यादव इजरी से 18 नंबर, आनंद कुमार बड़कागांव मानसिंह पट्टी से 24 नंबर, शिया कुमारी इंदौर से 19 नंबर, टिंकू कुमार यादव अटराव से 19 नंबर, श्रुति श्रीवास्तव न्यू बस स्टैंड से 24 नंबर, लता कुमारी बसावन कला से 12 नंबर लेकर आई हैं। इतने बच्चों ने अपना आंसर भेजा था और उनका रिजल्ट है। इसमें सबसे हाईएस्ट 27 नंबर है वंदना शाक्या का जगदीशपुर से। इसके बाद कुछ बच्चे 25 नंबर भी लेकर आए हैं और अफसोस की बात, अकॉर्डिंग टू रूल इस टेस्ट में मात्र 3 ही बच्चे पास हो पाए हैं। तो ये आपका रिजल्ट था। चलिए अब इसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हल के क्रम में हम पहले प्रश्न को दोहराते हैं जो कि आपको टेस्ट वाले पेपर में मिल भी चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है अधिकतर क्रिस्टल विखंडन यानी क्लेवेज प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनके परमाणु आयन या अणु, पहला ऑप्शन है दुर्बल रूप से बंधे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रबल रूप से बंधे होते हैं, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय सममित यानी स्फेरिकल सिमेट्रिकल होते हैं और चौथा ऑप्शन है तलों यानी प्लेन्स में व्यवस्थित होते हैं। देखिए विखंडन यानी क्लेवेज प्रदर्शित करते हैं का मतलब ये हुआ कि यदि उनको धारेदार हथियार से आप काटोगे तो उनकी जो सतहें बनेंगी वो एकदम सुस्पष्ट होंगी यानी चिकनी और सपाट होंगी। ऐसा कब हो सकता है? तो जब वो एक ही तल में सजे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पहले ऑप्शन का उत्तर क्या होगा? डी होगा। आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया डी नंबर। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखिए, जहां जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स वगैरह को हम लोग बनाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सरल घन एकक कोष्ठिका में कोनों पर स्थित प्रत्येक बिंदु निम्न में से किसके द्वारा साजित मतलब शेयर्ड होता है? ध्यान दीजिए, कोने पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसके द्वारा साजित होगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा, दूसरा बोल रहा है 1 एकक कोष्ठिका द्वारा, सी नंबर बोल रहा है 4 एकक कोष्ठिका द्वारा, डी नंबर बोल रहा है 2 एकक कोष्ठिका द्वारा। तो आप स्वयं दिमाग लगा के बताइए कि जब आपको योगदान बताने हम लोग गए थे तो कोने पर योगदान कितना होता था? आपको याद है 1/8। फलक के केंद्र पर कितना होता था? 1/2। और भुजा पर जब रहता था तो उसका योगदान कितना होता था? 1/4। तो याद कीजिए, इसमें 1/8 है, मतलब ये 8 एकक कोशिकाओं से घिरा होगा, तभी तो आप 8 × 1/8 करते थे कोने पर योगदान। और संरचना देखिएगा तो 8 एकक कोशिकाओं को जब त्रिविम में सहिएगा तो उसके साथ वो कॉर्नर ही कॉर्नर साझा करेगा।
तो 8 एकक कोशिकाओं के द्वारा वो साजित होगा। ये ऑप्शन आप लोग को कुल परमाणुओं की संख्या निकालते समय भी आया था, 8 गुणे 1/8, वहीं से आपको हिंट लेकर पकड़ना था। तो दूसरे का आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर बोल रहा है फलक केंद्रित घन कोष्ठिका में फलक केंद्र यानी फेस सेंटर पर उपस्थित परमाणु निम्न में से किसके द्वारा साजित होता है। यानी अब फलक पर बोल रहा है, फलक पर जो योगदान है वो कितना होता है, 1/2 होता है, आपको पहले बताया गया है। तो जिस तरह यहाँ पे 8 के द्वारा साजित था, यहाँ पे 1/2 कितने के द्वारा साजित हो जाएगा, 2 एकक कोशिकाओं के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन आप लोग बी नंबर है, 2 एकक कोशिकाओं द्वारा, मतलब तीसरे का आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। चौथा नंबर बोल रहा है ठोस हाइड्रोजन में अंतराण्विक बल है। आप पहले याद कीजिए ठोस हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, H2 को। यह भी बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि सर H2 बोल रहे हैं तो ये गैस है, CH2O बोल रहे हैं तो ये द्रव है, तो ठोस में कैसे उदाहरण हुआ। तो ध्यान दीजिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें जो भी ये स्टेट है ये हम लोग ठोस अवस्था में करते हैं। जैसे कि प्रश्न में पहले ही बोल दिया है ठोस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो H2 होगा, लेकिन ये गैस अवस्था में नहीं है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। इसमें कौन सा अंतराण्विक बल है, अंतराण्विक बल कौन से, तो पहले याद कीजिए कि H2 उदाहरण किसका है, आणविक ठोस का है। आणविक में किसका उदाहरण है, अध्रुवीय का है। तो अध्रुवीय में अणुओं के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, कमजोर वान डेर वाल्स बल, जैसे लंदन बल, परिक्षेपण बल। तो ये आपको इसमें खोजना था ऑप्शन। तो पहला हाइड्रोजन बंधन बोल रहा है, तो अध्रुवीय में तो हाइड्रोजन बंधन नहीं लगता है। दूसरा बोल रहा है वान डेर वाल्स बल, बी नंबर। तीसरा बोल रहा है सहसंयोजी बंधन, और चौथा बोल रहा है उपसहसंयोजी बंधन। तो आराम से प्रकार में गए, वान डेर वाल्स बल हो गया, यानी चौथा का आपका सही जो उत्तर है वो कौन होगा, बी नंबर होगा। पांचवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषम दैशिकता प्रदर्शित करता है। विषम दैशिकता किसका गुण है, अक्रिस्टलीय ठोस का कि क्रिस्टलीय का। तो आपको पता है क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता यानी असमदैशिकता दिखाते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो समदैशिकता दिखाते हैं, यानी उनके भौतिक गुण दिशा से स्वतंत्र होते हैं, सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपका पांचवें नंबर में बोल रहा है विषम दैशिकता, यानी आपको क्रिस्टलीय ठोस खोजना है। इसमें पहला कांच है जो कि अक्रिस्टलीय है, दूसरा लकड़ी है वो भी अक्रिस्टलीय है, सी नंबर में कागज है वो भी अक्रिस्टलीय है, और डी नंबर में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, दैट इज योर राइट आंसर, डी नंबर, बेरियम क्लोराइड। पांचवा का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब छठे नंबर में आते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल के लिए A नॉट इजकल टू B नॉट इजकल टू C। ऑर्थोरोम्बिक मतलब क्यू टावर मदर में ये आवर आया है 3 नंबर वाला, और इसमें आपको दे रहा है क्या, A नॉट इजकल टू B नॉट इजकल टू C। बढ़िया है, ये तो हमको पता ही, क्यू टावर मदर वाला फॉर्मूला आपको याद है ना, क्यू टावर मदर, आपको वीडियो बना के बताए भी थे। क्यूट में 2 भाग हैं, 2 हैं, इसमें 1 है और इसमें 3 है। ठीक है ना, तो 1 2 3 3 4 7, एमओ याद होगा आपको, Cu से क्यूबिक, T से टेट्राहेड्रल, OUR से आवर मतलब ऑर्थोरोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, He से हेक्सागोनल और R से रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऑर्थोरोम्बिक के लिए A नॉट इजकल टू B नॉट इजकल टू C है, तो अक्षीय कोण बताना है आपको भैया। तो यहाँ पे 1 2 3 का अक्षीय कोण समान होता है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। 1 2 3 ये तीनों का कोण क्या होता है, समान होता है, आपको बताया गया था। तो इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री लेकर चलना है आपको। तो वो ऑप्शन किस में है, बी नंबर में है। तो आपका राइट आंसर 6 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर आपसे कह रहा है षटकोणीय सुसंकुलित व्यवस्था में एक परत में प्रत्येक गोले के निकटतम पड़ोसियों की संख्या होगी। यह कंफ्यूजन वाला था 7 नंबर, जो कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हुए। आपसे क्या बोला, ध्यान दीजिए, षटकोणीय मतलब HCP। ठीक है, अब हो रहा है सुसंकुलित व्यवस्था यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में एक परत में प्रत्येक गोला।
ध्यान दीजिए, एक परत में, दो परत में नहीं, एक परत में प्रत्येक गोला, मतलब एक परत के संपर्क में दूसरे परत को रखे हो तो आपको याद होगा, आप द्विविमा में जब गोलों को सजा रहे थे तो एक परत को एक दूसरे के संपर्क में रखते हुए सजा लेते थे, उसके बाद इस तरह दूसरी परत को रखते थे कि ये दो गोलों के संपर्क में रहे, फिर आप पहली कतार की तरह तीसरी कतार को सजाते थे। याद आ रहा है ना? अब इसमें बोल रहा है प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या, तो एक गोला है, इसके संपर्क में कितने हैं देख लो, कितने हैं? हेक्सागोनल बन जाता है सीपी, सेंटर को मिला लीजिएगा स्ट्रक्चर बढ़िया से, तो इसके संपर्क में 6 हैं, तो यहां पर समन्वय संख्या 6 होगी। लेकिन एक परत में बोल रहा है, तब अगर यहीं पर दो परत में प्रत्येक गोले के लिए बोलता तो दो परत में प्रत्येक गोला के लिए दो परत में निकालने के लिए एक परत और सजाना पड़ता, तो दो एक 3 परत हो जाता, 3 परत का मतलब त्रिविमीय हो जाता, और त्रिविमीय होता तो 12 होता। लेकिन ये तो द्विविमीय है, जब ये द्विविमीय है तो इसमें समन्वय संख्या 6 होगी, समन्वय संख्या 6 होगी, तो 7 का सही आंसर 6 नंबर कहां है? ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए 8 नंबर देखिए, घनीय सुसंकुलित व्यवस्था को यह भी कहते हैं, मतलब घनीय सुसंकुलित व्यवस्था यानी सीसीपी को और क्या क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, षटकोणीय सुसंकुलित संरचना मतलब एचसीपी। बी नंबर बोल रहा है फलक केंद्रित घनीय संरचना मतलब एफसीसी। अंतः केंद्रित घनीय संरचना मतलब बीसीसी। इनमें से कोई नहीं। तो कितनी बार आपको बताया गया था सीसीपी में कि सीसीपी की जो संरचना होती है वो एफसीसी और सीसीपी क्या है? सेम है। सीसीपी को ही क्या बोला जाता है? एफसीसी कहा जाता है। ये बात पहले भी क्लियर कर चुके हैं, NaCl की संरचना में बताए थे। ठीक है, तो इसमें उत्तर होगा बी नंबर आपका, फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर में आपसे कह रहा है कि यदि सुसंकलित जालक संरचना निर्मित करने वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर तथा चतुष्फलक की रिक्तीय होल की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो दोनों में संबंध क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आप लोगों ने चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए टी के लिए और अष्टफलकीय रिक्तियों ओ के लिए एक संबंध ज्ञात किया था। एक हेडिंग है आपके यूट्यूब चैनल पर ही, क्या चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां करके बनाया गया है वीडियो। उसमें टी के लिए और ओ के लिए आपने क्या सिद्ध किया था? आर रिक्ति मतलब अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, और बटा में आर गोला बराबर आपने कितना सिद्ध किया था? 0.225। और अष्टफलकीय में आर रिक्ति और बटा में आर गोला बराबर आपने कितना सिद्ध किया था? वो सिद्ध किया था आपने 0.414। याद होगा आपको। लेकिन यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें चतुष्फल की रिक्ति बोल रहा है, तो चतुष्फल की रिक्ति में ये संबंध है, आर रिक्ति चतुष्फलकीय के लिए है और ये आर गोला यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो 0.225 गुणे आर गोला किसके लिए? चतुष्फलकीय के लिए। अगर अष्टफलकीय के लिए बोलता है तो आर रिक्ति मतलब अष्टफलकीय रिक्ति का जो रिलेशन होता है वो 0.414 गुणे आर गोला हो जाता है, मतलब गोले की त्रिज्या। तो यहां पर जो है इसको छोटा आर, इसको किससे डिनोट किया है? बड़ा आर से। तो आर गोला की जगह पे बड़ा आर रखना है, तो आर गोला की जगह पे बड़ा आर, ऊपर छोटा आर, तो आर बटा में बड़ा आर बराबर क्या होता है? 0.225 होता है। तो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आर बराबर 0.225 और इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। लेकिन अगर यही चतुष्फल की रिक्तियों के अलावा छोड़कर अष्टफलकीय में रहता तो ये 0.414 आ जाता है इसकी जगह पे। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। आर बराबर यानी छोटा आर बराबर 0.225 गुणे कैपिटल आर। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो कितना नंबर होगा? बी नंबर। अब 10 नंबर की बात करते हैं। एक क्लोज पैकिंग जालक में मतलब सुसंकुलित जालक में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों का संख्या का अनुपात पूछ रहा है, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय का। तो ध्यान दीजिए, अगर O बराबर n होगा तो T बराबर क्या होगा? 2n होगा। अब ध्यान रखिए, इसमें पहले क्या बोल रहा है? अष्टफलकीय तब चतुष्फलकीय, मतलब O बटा T आपको पूछ रहा है तो O बटा T बराबर क्या हो जाएगा? n बटा में 2n बराबर 1/2 यानी O अनुपात T बराबर क्या हो जाएगा? 1:2। इसका मतलब हो गया इसमें 1:2 सी नंबर है। तो 10वां का आपका सही ऑप्शन कौन होगा? सी नंबर। चलिए अब 11 नंबर में बढ़िए। 11 नंबर में जो बोल रहा है पोटेशियम फ्लोराइड की संरचना NaCl जैसी है, यदि कोशिका कोर की लंबाई a सेंटीमीटर है तो K प्लस आयनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो K प्लस आयनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? किनारे की लंबाई की आधा मतलब a/2 हो जाएगी। तो 11 नंबर में ध्यान रखिएगा, NaCl की तरह संरचना है, NaCl की तरह संरचना है, तो इसमें दूरी दो K प्लस 2 धनायन का बीच का दूरी पूछ रहा है, मतलब D बराबर आपको क्या बताया गया? a/2।
क्यों? क्योंकि KF पोटेशियम फ्लोराइड है, इसमें K प्लस, दो K प्लस के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो K प्लस और K प्लस के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? D बराबर A/2। ये ध्यान रखिएगा, तो D बराबर A/2 हो जाएगा। तो इसमें D नंबर ऑप्शन सही है आपका। 12 नंबर में जो बोल रहा है पोटेशियम की BCC संरचना होती है, इसके निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी आपको दे दिया गया है और इसके परमाणु भार दे दिया गया, तो इसका घनत्व, तो इसका घनत्व आप लोग एक सिंपल फॉर्मूला होता है D बराबर Zm बटा में Na इंटू AQ, जो कि आपको सिद्ध भी कराया गया है। तो इसके देख लीजिए बाबू, यहां पे क्या क्या दिया गया है आपको, A दे दिया गया है दूरी, तो उसका होल क्यूब कर लीजिए। उसके बाद Na का मान तो फिक्स है 14.022 × 10⁻23, और Z जो है, Z का वैल्यू BCC में है, तो BCC में Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, और मॉलिक्यूलर मास M बराबर परमाणु का दे दिया है 39। रख के D निकाल लीजिए, ये लगभग जो है 1400 के करीब आता है। तो यहां पर 1400 कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके नजदीक कौन आ जाएगा? 912 किलोग्राम मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में है ये A का वैल्यू, लेकिन वहां पर आंसर में किलोग्राम मीटर क्यूब दिया गया है, तो 39 जो दिया गया है यहां पर, इसमें ग्राम है, इस 39 को ग्राम से किलोग्राम में चेंज कर लीजिएगा। और 4.52 एंगस्ट्रॉम दिया गया। एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको पता है ना, 4.52 गुणे ये किस में? मीटर में है ना, तो ठीक है, 10⁻−10 मीटर होता ही है ये। तो ऐसा रख के, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दिया गया है आंसर में, वो आपको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में घनत्व के लिए बोल रहा है। तो द्रव्यमान को आप जो आएगा उसको आप किसमें? M के वैल्यू को किलोग्राम में रखिएगा, और A जो है उसका डिस्टेंस आप मीटर में रखिएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका लगभग 912 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आएगा, मतलब D नंबर ऑप्शन आएगा, 12 का D हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर की बात कीजिए आप। धातु आदि के दोष में ऋणायन रिक्ति में फंसे इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। अरे भैया, धातु आदि के दोष में ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण रिक्त स्थान बन जाता है, ऋण छिद्र बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर लिया जाता है, उसे हम F सेंटर कहते हैं, फार्बेंजीन सेंटर, जिसको रंग केंद्र कहा जाता है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? F सेंटर। 13 का D नंबर यानी F सेंटर। 14 में देखिए, उपलब्ध आयतन का वह अधिकतम भाग जो हीरे में कार्बन परमाणुओं द्वारा भरा जा सकता है। हीरे में कार्बन परमाणुओं के द्वारा भरा जा सकता है, उसका परसेंट क्या होगा? तो हीरे में कार्बन परमाणुओं के द्वारा भरा जा सकता है, इसका मतलब भरे हुए स्थान का प्रतिशत पूछ रहा है। तो आपको यह याद रखना है, हीरा किस में जाता है? हीरा जो होता है वो FCC के इक्विवेलेंट संकुलन क्षमता दिखाएगा, क्योंकि वो HCP, CCP और FCC की संकुलन क्षमता क्या होती है? बराबर। तो वहां संकुलन क्षमता लिखते हो, FCC में या HCP में या CCP में आप निकालते हो, तो तीनों का कितना आता है? 74% आता है। ठीक है, लेकिन ये परसेंट नहीं पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, मतलब 100 से डिवाइड कर दो इसको, 0 कितना आ जाएगा? 74। तो इसमें जो सही उत्तर होगा B नंबर होगा, 14 नंबर का B नंबर होगा। ठीक है, अब 15 नंबर की बात कीजिए। 15 नंबर में जब दो SiO4 4- यूनिटों में एक ऑक्सीजन परमाणु उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया है, तो सिलिकेट को कहते हैं। तो कॉमन हो जाता है सिलिकेट में, तो होता है पाथरोसिलिकेट, मतलब इसमें आपका C नंबर ऑप्शन सही होगा। गौर कीजिए, 16 नंबर देख लो। एक कार्बनिक यौगिक ऑर्थोरोम्बिक पद्धति में क्रिस्टलीकृत होता है, इसके यूनिट सेल की विमा दिया गया है क्या क्या? A बराबर दिया गया है 12 एंगस्ट्रॉम, B बराबर दिया गया है 15 एंगस्ट्रॉम, और C बराबर दिया गया है 2 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। इसमें तो ABC दिया गया है, तो आयतन मतलब V बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 12 गुणे 15 गुणे 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो 360 एंगस्ट्रॉम। अब 360 एंगस्ट्रॉम है, तो चूंकि इसमें आप देख रहे हैं घनत्व ग्राम प्रति CC मतलब सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। CC मतलब सेंटीमीटर क्यूब। D बराबर आपको किस में दिया गया है? गौर कीजिए, D बराबर आपको दिया गया 1.5 ग्राम प्रति CC मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मीटर में और ये CC में चाहिए, मतलब ये CC में हमको चाहिए। तो जब CC में चाहिए हमको, तो क्या होगा बताइए? ये देखिए 12 एंगस्ट्रॉम है, 12 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 10⁻−8 सेंटीमीटर। 15 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 15 एंगस्ट्रॉम बराबर 15 गुणे 10⁻−8 सेंटीमीटर। और 2 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10⁻8 सेंटीमीटर CC में, सेंटीमीटर क्यूब। ये 12, 15 और 2 को तो हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब एंगस्ट्रॉम को हमको किस में?
सेंटीमीटर में चेंज करना है तो एंगस्ट्रम क्यूब होगा, ये एंगस्ट्रम क्यूब हो जाएगा, ये एंगस्ट्रम का सबका क्या है, क्यूब है, ठीक है, एंगस्ट्रम क्यूब है ये। तो एंगस्ट्रम क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 10 के पावर -8 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब होगा तो ये 360 गुणे 8 16 24, लेकिन पावर माइनस में 10 के पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो एक हटा भी सकते हो, हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी को रहने देते हैं, इसी तरह हटाओगे तो हो जाएगा 36 गुणे 10 के पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, कंप्लीट। अब गौर कीजिएगा, ये तो आपको पता चल गया सब एंगस्ट्रम को कैसे सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, ये तो फर्स्ट ईयर में खूब धुआंधार बताया गया है। अगला देखिएगा इसमें क्या बोले, प्रति यूनिट सेल अणुओं की संख्या 2 हो, अणुओं की संख्या यानी Z बराबर आपको 2 दे दिया गया है। अब बोला है तो यौगिक का अणु भार निकालना है, वेरी गुड। तो एवोगाड्रो संख्या Na बराबर कितना होगा, 6.02 गुणे 10 के पावर 23। गौर करो एकदम राजधानी एक्सप्रेस जैसा, चलो चूंकि D बराबर क्या होता है, Zm बटा में Na इंटू AQ। और गौर कीजिए आप, देयरफॉर M पूछ रहा है आपसे, M बराबर वाट है, मॉलिक्यूलर मास M बराबर क्या है, वाट है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, D गुणे Na गुणे AQ, अब बटा में कितना हो जाएगा Z, तो देयरफॉर M बराबर कितना आएगा वो गौर कीजिए, M बराबर D, D का वैल्यू रखो, कितना है D का वैल्यू, कहाँ गया D का वैल्यू, यहाँ है 1.5 और गुणे Na का वैल्यू 6.02 और गुणे 10 के पावर 23 और गुणे AQ का वैल्यू यहाँ पर आया है 36 और गुणे 10 के पावर -23 और बटा में Z का वैल्यू कितना है 2, आराम से रखो और गुणा करो, बराबर में देखो कितना आ रहा है 325.188 बटा में 2 आ जाएगा, कहाँ से, ध्यान दो, ये और ये तो कैंसिल हो गया, आप 36 6.022 और 1.5 को गुणा कर दो, आ जाएगा 325.188 बटे में 2, इसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा 162.594, यानी ये लगभग बराबर कितना आ गया 163 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर मास ही निकलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 163 या ये 594 हटा के 162 ही आ जाएगा, यहाँ पे 162 ही ऑप्शन में है, 180 195 210 है जो कि सही नहीं है, 162 या 163 भी रहता तो हो जाता, 162 यहाँ पे सही है, 162 आपका डी नंबर ऑप्शन है, तो ये डी नंबर में सही हो गया आपका, ठीक है, 16 का डी। ध्यान दीजिए 17 नंबर में बोल रहा है एनायनों के सुसंकुलित जालकों में निम्न में से किस केटाइन की समन्वय संख्या 6 होगी। तो याद करो त्रिज्या अनुपात, जरा त्रिज्या अनुपात कहाँ से चालू होता है, 0.155 से 0.225, 0.225 से कहाँ तक जाता है 0.414, 0.414 से कहाँ जाता है 0.732, 0.732 से कहाँ जाता है 0.999, लेनी लगभग 1, और इस अनुपात में ये R प्लस बटा में क्या है R माइनस, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या बताई जाती है, यहाँ पे कितना हो जाता है बाबू, यहाँ पे हो जाता है 3 4 6 8, ठीक है। अब 6 बोल रहा है, 6 बोला है का मतलब यदि आप लोग यहाँ धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए, 0.414 से 0.732 के बीच में आना चाहिए, या इतना आना चाहिए। तो इसमें धनायन और ऋणायन CS प्लस, CL माइनस, Mg2 प्लस, O2 माइनस, K प्लस और F माइनस दिया गया है। आप B नंबर वाले को जब डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 0.52 के करीब आएगा, किसको, तो Mg2 प्लस है, Mg2 प्लस का RMg2 प्लस को डिवाइड करोगे आप लोग कितना से, RO2 माइनस से, तो यहाँ पे दिया गया है त्रिज्या 0.66, अब बटे में ये दिया गया है 1.40, ठीक है, डिवाइड करोगे तो लगभग 0.52 आ जाएगा। तो आराम से देखिए 0.52 इस रेंज में आ गया, समन्वय संख्या 6 होगी, मतलब आपका इसमें सही उत्तर कौन होगा, बी होगा। ध्यान रखिएगा धनायन और ऋणायन की त्रिज्या को आप डिवाइड कर करके देख लीजिए कौन 6 वाले क्राइटेरिया को, कंडीशन को पूरा कर रहा है, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में बोला जा रहा है जिंक ब्लेड संरचना में H2 माइनस आयन CCP व्यवस्था बनाता है, जबकि Zn2 प्लस आयन कहाँ व्यवस्थित होता है, तो Zn2 प्लस ZnS का संरचना में खूब लेक्चर में बताया गया है कि Zn2 प्लस जो है आधी चतुष्फल की रिक्तियों में चला जाएगा और आधे भाग में कौन रहेगा H2 माइनस, तो आधी चतुष्फल की रिक्तियों में जाएगा, तो 18 का C नंबर सही होगा, ठीक है, 18 का हो गया C। 19 नंबर में बोल रहा है क्रिस्टल का साइज निर्भर करता है, मतलब क्रिस्टल का आकार किस पर निर्भर करता है, अवयवी कणों के साइज पर, नो, क्योंकि अवयवी कण तो नियमित ढंग से सजे रहते हैं तो उनका साइज जो है मैंने नहीं रखेगा। बी नंबर इसकी ज्यामिति पर, ज्यामिति पर भी नहीं करेगा। सी नंबर एकक कोशिकाओं के साइज पर,
इकाई सेल के साइज पर भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो यूनिट सेल आकाशीय जालक का सबसे छोटा भाग है। इसके बाद डी नंबर है इसके निर्माण की दर पर। जितना निर्माण का दर अधिक होगा उसका आकार उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। निर्माण की दर जितनी कम होगी उसका आकार उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। यानी 19 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। 20 देखिए, NaCl के क्रिस्टल में Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के मध्य की दूरी 280 पिकोमीटर है। तो एकक कोष्ठिकाओं के कोर की लंबाई, ध्यान दीजिए, जस्ट इसके पहले अभी एक बना था ऐसा, उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था कि जो Kf है वह NaCl की तरह है। तो K प्लस और K प्लस के बीच की दूरी बताइए। तो आपने D बराबर क्या निकाला था, A बटा में 2, ठीक है, K प्लस और K प्लस के बीच की दूरी। अब टोटल A पूछ रहा है। अब आपके NaCl जैसी संरचना है तो NaCl के क्रिस्टल में Na प्लस तथा Cl माइनस आयन के बीच की दूरी, वहां K प्लस पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है Na प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी। मतलब ये पूरा एक किनारा हो गया A। तो A बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा, 2D। जस्ट आपको पीछे कितना नंबर सवाल था वो सवाल आपको बता रहे थे, कितना नंबर, 11 नंबर में था, सेम उसी तरह ही आ रहा है, ठीक है। तो A बराबर 2D हो जाएगा NaCl में। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दूरी दिया गया है D, तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई यानी A बराबर क्या होगा, तो दूरी दे दिया गया है तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2D, मतलब 2 इंटू D। तो D कितना दिया गया है, 280, तो 28 दूनी 56, यानी 560 पिकोमीटर हो जाएगा। ये 560 पिकोमीटर डी नंबर में है, तो आपका सही आंसर होगा डी। 21 नंबर देख लीजिए, असत्य कथन कौन है, आपसे बोल रहा है शॉटकी दोष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा फ्रैंकल दोष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है। बी नंबर बोल रहा है धातु आदि के दोष के कारण क्रिस्टल प्रायः रंगीन होते हैं, असत्य बताना है इसमें से। तो धातु आदि के दोष के कारण क्रिस्टल प्रायः रंगीन होते हैं, ये तो सत्य है। धातु आदि के दोष में एफ सेंटर आता है या अंतरकाशी दोष जो भी आ गया, धातु आदि के दोष में अतिरिक्त धनायक अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित होने के कारण होता है, नहीं तो रिडाइन का अपसेंट के कारण होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो बी नंबर भी सही है। सी नंबर, यदि किसी क्रिस्टल जालक में एनायन का स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो दोष को धातु आदि के दोष कहते हैं, तो ये भी उसका एक प्रकार ही है, ये भी सही है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हम लोग जाना पसंद करेंगे ए नंबर में, क्योंकि शॉटकी दोष जो है अधिक आयनिक यौगिक में मिलता है और फ्रैंकल दोष कम आयनिक यौगिक में। तो शॉटकी दोष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो होगी फ्रैंकल दोष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होगी। यानी 21 नंबर में हमारा ऑप्शन सही हो सकता है कौन, ए नंबर, ये थ्योरेटिकल है। 22 नंबर में बोल रहा है निम्न में से किस क्रिस्टल जालक का संकुलन प्रभाज यानी पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक तो आपको बताया गया था, एससी में 52.4% होता है, बीसीसी में 68% होता है और एफसीसी में 74% होता है, और शेष भाग क्या होता है, खाली 100 में से घटा दोगे तो इसमें कहाँ है एफसीसी, खोज लो। डी नंबर में बोल रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक का, तो 22 का इजिली डी नंबर हो जाएगा। 23 देखिए, सरल घन मतलब एससी एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो भैया एससी में कुल परमाणु 1 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर में, तो 23 का ए नंबर सही होगा। 24 देखिए, असत्य कथन कौन है, तो सबको पता है कि हीरा सहसंयोजी ठोस है, ये तो सत्य कथन है, असत्य बोल रहा है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, यह भी सत्य कथन है। सी नंबर, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ उच्च श्यानता वाले अतिशीतित द्रव माने जाते हैं, तो अतिशीतित द्रव है ही वो, तो यह भी सत्य कथन है। डी नंबर, ग्रेफाइट समदैशिक ठोस है। अरे भैया ग्रेफाइट किसका उदाहरण है, सहसंयोजी ठोस का, हीरा ग्रेफाइट। और ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में विषम दैशिकता का गुण मिलता है और ये समदैशिक लगा दिया, मतलब ये अक्रिस्टलीय ठोस का गुण दे दिया, जो कि संभव नहीं है। यानी 24 का आपका ऑप्शन कौन सही होगा, डी नंबर। चलिए 25 में देखिए, किसी आयनिक ठोस में आयनिक त्रिज्या का अनुपात आरसी बटा में आरए दे दिया गया है, आरसी बटा में आरए बराबर दे दिया गया है 0.52, मतलब ये केटायन और ये एनायन। केटायन का मतलब धनायन, मतलब ये आर प्लस है, एनायन मतलब यार माइनस है, यानी त्रिज्या अनुपात दिया है। आयनों की ज्यामिति व्यवस्था क्या होगी, वेरी गुड, इसीलिए इसको छोड़े थे, नहीं मिटाए थे। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 3 होता है
तो ये आकृति कैसी होती है, कैसी होती है? त्रिकोणीय। 4 होता है तो 4 में चतुष्फलकीय भी होता है और वर्ग समतलीय भी आता है। 6 होता है तो अष्टफलकीय और 8 होता है तो बीसीसी। ये त्रिज्या अनुपात में लिखवा चुके हैं आप लोग को। तो यहाँ पे अष्टफलकीय के लिए बोल रहा है आयनों की ज्यामिति व्यवस्था कैसी होगी, तो 0.52 है तो ये किसके रेंज में आ रहा है? 0.414 से 0.732 के रेंज में आ रहा है। तो इस रेंज में आ रहा है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 है। तो 6 है तो इसकी आकृति क्या होगी? अष्टफलकीय होगी। मतलब इसमें आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? अष्टफलकीय, यानी 25 का ए नंबर होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, त्रिज्या अनुपात टॉपिक में जाइए, वहाँ पे लिस्ट बनाया उसको देखिए। यहाँ पे त्रिकोणीय बताया गया है, ये चतुष्फलकीय बताया गया है, एक वर्ग समतलीय भी इसमें आता है, 6 में अष्टफलकीय और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो बीसीसी। तो ये इस अनुपात के लिए बोल रहा था कि आकृति क्या होगी। तो ये अनुपात किसके रेंज में है? इस दोनों के बीच में है, इसी दोनों के रेंज में आ रहा है। तो समन्वय संख्या 6 होगी तो इसकी आकृति क्या होगी? अष्टफलकीय। अगला देखिए, अक्रिस्टलीय पदार्थ है तो अक्रिस्टलीय पदार्थ इसमें तो कोई भी मार देगा, नॉर्मल आदमी भी मार देगा। बी नंबर यानी कांच होगा इसमें। और अगला देखिए 27 नंबर आपसे क्या बोल रहा है? कुछ क्रिस्टल गर्म करने पर विपरीत फलकों पर आवेश धारण कर लेते हैं। ये देखिए, ये विद्युतीय गुण में बताया गया था। तो क्रिस्टल का यह गुण क्या कहलाता है? तो विपरीत आवेश धारण करने वाला गुण कौन सा है? पायरो इलेक्ट्रिक गुण है। 27 का सी नंबर है, ये थ्योरी में जाके आप देख सकते हो। 28, निम्नलिखित में से कौन 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर का उदाहरण है? 4:8। ध्यान दीजिए, CaF2 होता है फ्लोराइड संरचना तो 8:4 होता है, लेकिन ये उल्टा यानी एंटी फ्लोराइड संरचना है। तो एंटी फ्लोराइड में कौन कौन उदाहरण है? Li2O था, K2O था और Na2O था। ये आपको बताया गया है लेक्चर वीडियोस में। अब देखिए इसमें से कौन आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन 4:8 कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है? TiCl नहीं है, ZnS नहीं है, CF2 में तो उल्टा होता है तो फ्लोराइड संरचना है। एंटी फ्लोराइड Na2O यहाँ पे दिया हुआ है, Na2O मतलब डी नंबर में है तो 28 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब बात करते हैं 29 नंबर की। 29 नंबर क्या बोल रहा है? कौन सा सिलिकेट जल कांच है? तो आपको पहले बोले थे सोडियम सिलिकेट, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे भी थे कल इसका शाम को कंक्लूजन। इसमें सोडियम सिलिकेट यानी ए नंबर आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क किए होंगे तो आपको भेजे भी हैं। आणविक क्रिस्टल का उदाहरण क्या होता है? तो सफेद फास्फोरस ठोस है, ये भी होगा। रोम्बिक सल्फर, ये भी होगा। ठोस मीथेन, मीथेन देखिए, मीथेन केवल देता तो नहीं होता, लेकिन ठोस मीथेन दे दिया तो ये भी होगा। CH4 भी होगा, अध्रुवीय में जाएगा। और डी उपरोक्त सभी, यानी ये तो सभी के सभी हैं। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सब जो हैं आणविक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस का सूत्र होता है P4, ऑर्थो रोम्बिक सल्फर S8, मीथेन CH4, और ये सभी के सभी क्या हैं? अध्रुवीय हैं। और ये आणविक ठोस के उदाहरण है। आणविक में ध्रुवीय, अध्रुवीय, H बॉन्डेड, ये सब अध्रुवीय हैं। आगे देखिए कितना नंबर है अब? 31 नंबर। 31 नंबर बोल रहा है किसी क्रिस्टल के प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु हैं तो क्रिस्टल संरचना कैसी होगी? भैया एक परमाणु रहेगा तो Sc, 2 रहेगा तो BCC, 4 रहेगा तो FCC। 3 नहीं होता है तो इसमें 2 बोल रहे हैं तो BCC में जाएगा, मतलब अंतः केंद्रित घनीय, मतलब सी नंबर। 31 का सी नंबर। 32 में देखिए, ए तथा बी परमाणुओं की फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में एकक कोशिका के कोनों पर ए परमाणु तथा फलक केंद्रों पर बी परमाणु है। ठीक है, ए परमाणु कोनों पर है तो ए का योगदान, ए के परमाणु बराबर कितने हो जाएंगे? कोना पर है तो 8 × 1/8 हो जाएंगे। और बी के परमाणु कितने हो जाएंगे वो देख लीजिए। तो बी के परमाणु फलक केंद्र पर हैं तो 6 × 1/2 ये होगा। बी परमाणु उपस्थित है। एकक कोष्ठिका के एक कोने से, एक कोना से एक ए परमाणु गायब हो जाए तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक कोना से ए गायब हो गया मतलब जो 8 जगह था वो 8 जगह नहीं रहेगा। अब कितनी जगह हो जाएगा? 7 जगह हो जाएगा। तो बराबर ये हो गया 7/8। और ये बराबर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो गया? 3। डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड हो गया। तो a/b बराबर क्या निकलेगा? a/b बराबर निकलेगा आपका 7/8
अब बटा में 3 बराबर 7/24, यानी A 7 हो गया और B कितना हो गया 24, A 7 B 24। फिर रिपीट कर रहे हैं, एक कोना पे था तो 8 × 1/8 लिखे थे, लेकिन कंडीशन बोल दिया कि एक वो कोना से गायब हो गया तो योगदान तो 1/8 रहेगा, लेकिन गायब हो गया है तो जो टोटल है उनकी संख्या घट जाएगी 1, तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 7/8 हो गया, ये भी हो गया फलक पे, तो ये 3 ही रह गया। अब आगे की प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है। A7B24 कितना नंबर है? A7B24 आपका है B नंबर में, तो 32 का B नंबर ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर देखिए, नहीं सॉरी 32 नहीं है, 33 का था। ये जो हम लोगों ने बनाया 33 का बना दिया, 33 का B नंबर सही होगा। 32 प्रश्न छूट गया था हम लोग से। 32 नंबर देख लीजिए, तीव्र गलनांक वाला पदार्थ कौन सा है? तो तीव्र गलनांक यूरिया होता है, और ये आपके असाइनमेंट में प्रश्न भी डाले हैं कि यूरिया का गलनांक तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, तीव्र होता है। क्यों? तो 32 नंबर का आपका यूरिया होगा, मतलब ये डी हो गया, और 33 नंबर बनाए ही अभी, बी नंबर होगा। 34 नंबर देखिए, बोरॉन के द्वारा डोप्ड सिलिकॉन, यानी बोरॉन को डाल दिया गया है किसमें? सिलिकॉन में। तो निम्न प्रकार का अर्धचालक कौन सा होगा? एन टाइप की, पी टाइप। अब देखिए बोरॉन को किस में डाला गया है? सिलिकॉन में। बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, और सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो 4 में आप कितने को डाल रहे हो? 3 को। ध्यान दीजिए, बोरॉन के द्वारा डोप्ड सिलिकॉन, बोरॉन को डाल दिया गया है किसमें? सिलिकॉन में। तो निम्न का अर्धचालक निर्मित होगा। तो ध्यान दीजिए, चाहिए कितने? 4, डाले कितने? 3। कमी हो गई, कमी हो गई तो धन छिद्र बनेगा, यानी ये पी टाइप हो जाएगा। ये कौन सा टाइप हो जाएगा? पी टाइप। लेकिन वही अगर सिलिकॉन में आप क्या डाल देते? आर्सेनिक डाल देते, तो ये है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, चाहिए 4, डाल कितने दिए? 5, तो अधिक हो जाता है, तो एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव टाइप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 चाहिए 5 डाल दिए, यहाँ चाहिए 4 और दे दिए 3, तो कम डाले आप, तो यहाँ पे निगेटिव हट गया, ये पॉजिटिव टाइप हो गया, मतलब पी टाइप हो जाएगा। पी टाइप मतलब ये कितना नंबर हो जाएगा आपका? 34 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 35 देखिए आप, बोल रहा है फेरो इलेक्ट्रिक ठोस का उदाहरण है, तो फेरो इलेक्ट्रिक ठोस का उदाहरण बेरियम टाइटनेट है, जाके उदाहरण में आप लोग देख भी सकते हो। 35 का बी हो जाएगा। 36 में बोल रहा है किसी ठोस AB की संरचना NaCl के समान है, यदि A+ की त्रिज्या 100 पिकोमीटर है तो B- की त्रिज्या क्या होगी? गौर कीजिए, ये पिछले में भी दिए थे, लेकिन पिछले में हाईएस्ट उत्तर दिया गया था। NaCl की संरचना है, तो NaCl में समन्वय संख्या 6 होती है, 6 होती है, तो अनुपात 0.414 से 0. क्या आएगा? 732 आएगा। तो दोनों बार आप धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात ले सकते हो। तो NaCl में जब जाओगे तो NaCl में एक मिनिमम अनुपात है, क्या है? मैक्सिमम है, ये त्रिज्या अनुपात है। तो NaCl में किसका किसका अनुपात है? Na+ और Cl- का। तो ये Na+ का त्रिज्या और बटा में Cl- का त्रिज्या बराबर, यहाँ पे 0.414 ले लो, और एक जगह RNa+ और बटा में RCl- का त्रिज्या का अनुपात क्या ले लो? 0.732 ले लो। अब इसमें आपके पास मैजिक क्या है? तो यहाँ पे धनायन की त्रिज्या दे दिया है, ये Na+ दे दिया है और Cl- पूछ रहा है। ठीक है, तो Na+ कितना दिया है? 100 पिकोमीटर, तो 100 पिकोमीटर दिया है, तो ऋणायन की त्रिज्या RCl- क्या हो जाएगा? RCl- बराबर हो जाएगा 0.414, सॉरी RCl- यहाँ पे चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na+ और बटा में हो जाएगा 0.414। तो ये पिछले में आपको डिवाइड भी किए थे और बताए थे मिनिमम 136.6 होता है और मैक्सिमम 241.6 होता है। आप दोनों को डिवाइड करके देख सकते हो। धनायन का मान आपको दे दिया है, किसका? RNa+ का मान आपको कितना दिया है? 100 पिकोमीटर। तो दोनों कंडीशन में आप Cl- का मान डिवाइड करके निकालिएगा और इसमें आपको मिलेगा बी नंबर। और पिछले टेस्ट में भी ये दिए थे और बनाए थे, उसका सॉल्यूशन भी आप दे सकते हो। 37 नंबर में अष्टफलकीय व्यवस्था के लिए त्रिज्या अनुपात की निम्नतम सीमा क्या है? सबको पता है कि अष्टफलकीय व्यवस्था यानी संरचना में समन्वय संख्या 6 होती है, जिसमें त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 होता है। तो
इस स्थिति में इसकी निम्नतम सीमा 0.414 होगी। तो सही उत्तर है बी नंबर। अगला देखिए, अगला बोल रहा है किसी क्रिस्टल में उसके सभी जालक बिंदुओं पर सहसंयोजी अणु उपस्थित है, यह किस प्रकार का ठोस है? तो सभी पर सहसंयोजी अणु है, तो यह आणविक ठोस का उदाहरण चला जाएगा। 38 में ए नंबर आणविक हो जाएगा। 39 में बोला निम्न में कौन सा साधारण स्पाइनल संरचना, स्पाइनल संरचना मतलब एल्यूमिनाइट दिखाते हैं, मतलब MgAl2O4 दिखाएगा, सी नंबर। 40 का हो जाएगा सहसंयोजी ठोस में वह इकाई यूनिट जो फलक बिंदुओं पर उपस्थित रहती है। तो सहसंयोजी का अवयवी कण कौन होता है? परमाणु। तो कहीं भी परमाणु रहेगा तो परमाणु होगा इसमें, ए नंबर। चलिए 41 को बनाने से पहले रफ कर लेते हैं। तो अब 41 नंबर बना लेते हैं। 41 नंबर क्या बोल रहा है? फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जिसका घनत्व, तो ध्यान दीजिए 41 नंबर में आपको क्या बोल रहा है? 41 नंबर कह रहा है कि FCC में है, ठीक है। FCC में बोल रहा है घनत्व दिया है, D बराबर दिया है 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तब हर एक चीज को ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में ही रखना है। घनीय कोष्टिका के कोर 100 पिकोमीटर, मतलब ए बराबर दिया है 100 पिकोमीटर बराबर, ध्यान दो पिकोमीटर को अब किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। पिको का मतलब 10 के पावर माइनस 12 होता है, तो ये अगर चेंज करोगे तो 100 गुणे 10 के पावर माइनस 12 मीटर होगा। और इस तरह बदलोगे तो 100 गुणे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे तो 2 पावर घट जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। आप गुणा करके देख सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करोगे तो 10 के पावर 2 प्लस में आएगा, माइनस है तो घटा दोगे तो -10। अब अगर आप चाहो तो इसको भी माइनस कर सकते हो, ये इस गलटू कितना बच जाएगा? 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो आयतन होगा इकाई सेल का, इकाई सेल का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? इकाई सेल का आयतन यानी V बराबर A क्यूब होगा। A क्यूब बराबर तो 10 के पावर -8 का होल क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 के पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आयतन निकल गया आपको। अब क्या बोल रहा है? 100 ग्राम परमाणुओं की संख्या, 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी वो देखते हैं। 100 ग्राम पे लेकर चलते हैं हम लोग। 100 ग्राम क्रिस्टल में, 100 ग्राम क्रिस्टल में क्या क्या होगा वो देखिए। 100 ग्राम क्रिस्टल में गिवन मास m बराबर 100 ग्राम, उसका मास दे ही दिया है। और V बराबर अभी अभी आपको मिला है कितना? V तो मिला नहीं, आपको V तो निकालना पड़ेगा। D मिला हुआ है क्रिस्टल का, D कितना मिला हुआ है? 10 मिला हुआ है ना। तो देयरफॉर नहीं, चूंकि पे आ जाइए। चूंकि घनत्व D बराबर m बटा V होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो देयरफॉर V बराबर क्या हो जाएगा? V तो वाट है आपका, तो V वाट है तो V बराबर निकालिए। V बराबर हो जाएगा m बटा D। m कितना है? 100, अब बटा में क्या हो जाएगा? 10 बराबर कितना बच गया? 10। और V निकाल रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 100 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या क्या हो जाएगी? 100 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या बराबर क्या होगी? तो अभी अभी जो आया है आपका उसमें आपको टोटल को माइनस करना है, मतलब 10 बटा में 10 के पावर -24 इकाई सेल का आयतन। और आपको इकाई सेल कितना द्रव्यमान में नहीं पता है, अब इतना में निकालना है, तो जितना में निकालना है उसमें एक इकाई सेल से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट सेल की संख्या का पता चल जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 25। तो अब आपको यूनिट सेल की संख्या पता चली गई, लेकिन यूनिट सेल तो पूछ नहीं रहा है, ये कुल परमाणुओं की संख्या बोल रहा है। अब ये बताइए FCC में है, तो FCC में Z बराबर कुल परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होती है? 4। तो एक इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो देयरफॉर 100 ग्राम यूनिट सेल में पूछ रहा था ना, 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर, इजिली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज एक यूनिट सेल में 4 है तो यूनिट सेल कितना आया? 10 के पावर 25। तो
एक में 4 है तो इतना में कितना होगा, क्योंकि 100 ग्राम में इतना ही यूनिट सेल है ना, तब मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 25। ये आपका सही उत्तर हो गया। देखते हैं 4 गुणे 10 का पावर 25 बी नंबर में है, तो 41 का बी नंबर होगा। चलिए 42 में देखते हैं, HCP क्रिस्टल संरचना निम्नलिखित में से किसकी है। मतलब HCP का कौन उदाहरण है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, NaCl ऐसी में जाता है, CaCl2 भी अलग अलग संरचना, RbCl भी, इसी में Zn है सी नंबर। माचिस का बक्सा तो आपका ऑर्थोरोम्बिक होता है, यानी विषम लंबाक्ष, यानी सी नंबर। माचिस का डब्बा देखिएगा घनिया नहीं होता है, कोई भुजा छोटी है कोई लंबी है, इस तरह, राइट, तो ऑर्थोरोम्बिक में आता है। आवर तीसरा कंडीशन में, क्यूट आवर में ऑर्थोरोम्बिक में आता है। 44 CF2 की त्रिविमीय संरचना, CF2 की त्रिविमीय संरचना जाके संरचना में आप देख सकते हो, पूरा वीडियो बना हुआ है उसके ऊपर। ये फलक केंद्रित मतलब FCC टाइप की होती है, तो FCC किस में गया है, ए नंबर में। 45 नंबर में बोल रहा है, एक पदार्थ का ठोस रूपांतरों में अस्तित्व रखना जाना जाता है, तो ये बहुरूपता कहा जाता है। बहुरूपता मतलब ए नंबर। विभिन्न रूप अपरूप होते हैं, लेकिन ये रूपांतरण, ठीक है ना। अब 46 नंबर हो रहा है, एक धात्विक तत्व की जालक घनीय है, वेरी गुड। इकाई सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 एंगस्ट्रम है। धातु का घनत्व तो दिया है, तो 200 ग्राम धातु में इकाई सेल की संख्या तो घनीय है, वेरी गुड। इकाई सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 एंगस्ट्रम है। धातु का घनत्व तो दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे घनत्व जब दिया है D बराबर, तो किस में दिया है, यह आपका कितना नंबर है, 46 नंबर। 46 नंबर को देख लिए, D बराबर कितना दिया गया है, D बराबर दिया गया है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद किनारे की लंबाई A बराबर दे दिया गया है 2 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम को आप किस में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे 2 एंगस्ट्रॉम को, सेंटीमीटर में। तो ये 2 गुणे 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आयतन निकालो, यहीं से D आया है, आयतन निकालोगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा। तो देयरफॉर AQ बराबर क्या हो जाएगा, AQ बराबर मतलब AQ बराबर V बराबर AQ, यहाँ पे V लिख दो, V बराबर AQ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन बराबर AQ मतलब हो गया 2 गुणे 10 के पावर माइनस 8 का होल क्यूब बराबर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। इजली बन गया, V निकल गया, D दिया ही है, तो चूंकि D बराबर होता है M बटा में V, तो देयरफॉर M बराबर क्या हो जाएगा, D इंटू V। तो देयरफॉर M बराबर, यानी द्रव्यमान निकाल रहे हैं हम लोग, M बराबर कितना हो गया उसका, तो D का वैल्यू है 2.5 गुणे 8 गुणे 10 के पावर माइनस 24। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप, या दशमलव हटा के इसको इजी कर दो, 25 बटा में 10 गुणे 8 गुणे 10 के पावर माइनस 24। यहाँ पे आप 5 बार में कटाओ, 2 बार में कटाओ और इसको 4 बार में, तो 20 हो गया ये, तो 20 हो गया, तो एक पावर इधर आएगा, देखिए 20 गुणे 10 के पावर माइनस 24, क्या किए एक इसमें लेके चले गए, तो हो गया 2.0 गुणे 10 के पावर माइनस 23 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। अब 200 ग्राम में पूछ रहा है, तो 200 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या बराबर, यूनिट सेल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा, ध्यान दो, इतना में कितना यूनिट सेल है, 1 है, इतना बराबर 1 यूनिट सेल, तो 200 में कितना हो जाएगा, तो 200 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा इतना से, राइट। तो 200 में इतना से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बटा में 2.0 गुणे 10 के पावर माइनस 23। आप प्रेम से कटाइए इसको, 2 गुणे 100 कर दीजिए और बटा में 2 गुणे 10 के पावर माइनस 23 कर दीजिए, 2 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो बराबर 10 के पावर, ये 2 हो गया 100 वाला, ये 23 ऊपर गया प्लस 10 के पावर 23 बराबर, ये एक बार में कटा हुआ है तो 1 गुणे नहीं छोड़ देना है, 1.0 गुणे लिखते जाना है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 1.0 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 25, 23 2 25, तो ऐड कर दिए, ये कितना आ गया 25, तो 1 गुणे 10 के पावर 25 ये आपको मिल गया है 46 नंबर में, ए नंबर है। अब षटकोणीय बंद गठित व्यवस्था में, बंद गठित व्यवस्था में
यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आयनों का वितरण कैसा होता है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आयनों का वितरण मतलब HCP में 3D में भी जाते हो तो HCP में जो व्यवस्था का क्रम होता है वो क्या होता है? ए बी राइट। और CCP में क्या होता है? ABC। तो इसमें AB होगा, तो AB होगा तो कितना नंबर है इसमें? AB में C नंबर 47 का C हो जाएगा। 48 देखो, रवों का वर्गीकरण मौलिक रवा स्वभाव प्रकृति से किया गया है। मतलब आपसे पूछ रहा है कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो 7 प्रकार के, B नंबर होगा। 49 नंबर में बोल रहा है एक धात्विक तत्व सरल घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। SC में एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई दे दिया 3 एंगस्ट्रॉम, तत्व का घनत्व दे दिया 8 ग्राम, मतलब ये 46 नंबर की तरह जा रहा है। इसी में देखिए चेंजिंग करके आप बनाते रहिएगा। कैसे बनिएगा? तो एक धात्विक तत्व सरल घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, एकक कोशिका के कोर की लंबाई दिया है 3 एंगस्ट्रॉम, तत्व का घनत्व दे दिया है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये 49 नंबर को इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। 8 ग्राम, ये 2.5 की जगह पे 8 दे दिया है, और किनारे की लंबाई यहाँ 3 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। जब 3 एंगस्ट्रॉम रखोगे तो यहाँ पे 3 रखते जाना है। अब क्यूब करते समय भी यहाँ पे 3 रख देना है। 3 का क्यूब करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 27। D बराबर वही फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पे M बराबर जो आएगा उसकी जगह पे वैल्यू बदलना है। 2.5 की जगह पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा D की जगह पे, और V की जगह पे यहाँ पे 27 आ जाएगा। और तब इसको डिवाइड करने में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना है, और डिवाइड करते हुए बढ़ते जाना है आप लोग को, ठीक है? क्योंकि इसमें भी एकक कोशिकाओं की संख्या पूछ रहा है 108 ग्राम में, तो 200 की जगह पे आपको क्या कर देना है? 108 ग्राम रख देना है। तो रख ही लीजिए आप लोग। 8 और 27 को मल्टीप्लाई करो तो 276 गुणे 10 के पावर माइनस 24 आ जाएगा ग्राम में। अब 200 ग्राम की जगह पे इसमें कितना ग्राम बोल रहा है? 108 ग्राम। तो आप डाल दो 108 ग्राम में यूनिट सेल की संख्या। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 108, और नीचे जो आपने लिखा है वो यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 276। यहीं पर इसको कटाओ, ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 है तो इसको अगर रखोगे 1/2 तो ये 10 के पावर 24 है। इसको आप कटा के 1/2 लिखिए, गुणे 10 के पावर इसको प्लस में 24 लिख दो, ठीक है? अब कुछ ज़्यादा मत करो, इसमें से 1 निकाल दो, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। तो 10/2 हो गया। इसको चेंजिंग करते जाओ, देखते जाओ, होते जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा? 10/2 गुणे 10 के पावर 23, ये कट गया तो 5 गुणे 10 के पावर 23, इतना ही तो आना चाहिए। 5 गुणे 10 के पावर 23 C नंबर में है। चलिए, और D नंबर वेरी सिंपल, घन के कोरों की लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो उसके अंतः विकर्ण यानी बॉडी डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? तो ये बॉडी डायगोनल की लंबाई लगभग 693 पिकोमीटर होगी। D नंबर इसका आंसर होगा। कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो घन के कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसके अंतः विकर्ण मतलब बॉडी सेंटर्ड, अंतः में चला गया मतलब BCC में है, तो 50 नंबर क्या है? BCC में। तो BCC में R बराबर क्या होता है? √3a/4 BCC में, ठीक है? आगे देखिएगा, कोर की लंबाई A दे दिया गया है आपको, और विकर्ण पूछ रहा है, अंतः विकर्ण की लंबाई। तो पहले हम लोग R का वैल्यू निकाल लेते हैं। R कितना है? A तो दिया गया है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर हो ही गया, यहाँ पे √3 है, √3 का वैल्यू रख दो 1.732 गुणे A का वैल्यू रख दो। A का वैल्यू कितना दिया गया है? 400, बटे में कितना हो गया? 4, ये कैंसिल हो गया, ऊपर 100 हो गया, 100 हो गया तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर 173.2 पिकोमीटर आ गया। अब जरा BCC के संरचना पे ध्यान देना, विकर्ण क्या होगा? ये आप BCC की संरचना देख रहे हो, थोड़ा आप लोग एकदम साफ सुथरा बना लेना, हम आप लोग को समझाने पर बना देंगे। यहाँ पे केंद्र में होता है, यही ना विकर्ण है, यहां से यहां तक जो सेंटर से गया, यही ना विकर्ण है। गौर करो, इसमें देखो यहां पर एक गोला, यहां पर एक गोला, और यहां पर एक गोला। R कितने होंगे? ध्यान दो, यहां से यहां का दूरी R है, यहां से यहां का दूरी R है,
यहां से यहां का दूरी r है और यहां से यहां का दूरी r है। तो विकर्ण में कितने r हो गए? 1 2 3 4। अब आपसे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है? विकर्ण की लंबाई बराबर यहां पे आपको क्या मिल गया? इजिली, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 4r मिल गया बीसीसी में। तो 4r तो बराबर 4 गुणे r का वैल्यू आप लेकर आए हो कितना? 173.2 मल्टीप्लाई करो 8 दशमलव और 4 3 12 2 1 66 2 9 6 692.8। तो 692.8 के लगभग बराबर कौन है? 693 पिको मीटर। दैट इज योर आंसर। ये आपके सभी उत्तर हो गए। बहुत हद तक व्याख्या की, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए, अभी बहुत से सवाल आने वाले हैं जिनसे आपका परिचय नहीं हुआ है। तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलेगा सबका हल निकालते हुए आपको उन सवालों से अवगत कराते रहेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को यथासंभव अच्छे से अच्छे ढंग से कीजिए कि ये जो समय गुजर रहा है उसका आपको पूरा लाभ मिल सके। ठीक है।